नमस्कार। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स अर्थात IAPT के सहयोग में हो रही भौतिक शास्त्र की श्रृंखला में मैं डॉक्टर दीप्ति सिधे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसका लेखन किया है प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार अहलूवालिया ने, जो भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक है और IAPT के अध्यक्ष है। इसका अभिवाचन एवं प्रस्तुति की है डॉक्टर दीप्ति सिधे ने, जो भौतिक शास्त्र पढ़ाती हैं और अपनी YouTube चैनल डी क्रिएशंस रिसोर्सेस तथा लेखन के द्वारा विज्ञान प्रसार, खास करके भौतिक शास्त्र का प्रसार करती है। अब आज हम सुनने वाले हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन के बारे में। सर CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के आधुनिक विज्ञान के प्रणेता रहे हैं। देश में विज्ञान प्रगति में उनकी देन अविस्मरणीय है। अपने जीवन काल में वे वैज्ञानिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु बने रहे। वे अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने देश के विज्ञान शोध के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पुष्ट परंपराओं और संस्थाओं की नींव डाली। उन्होंने भौतिक शास्त्र में गुणात्मक अनुसंधान कर न केवल देश अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। विज्ञान में उनकी उपलब्धि विशुद्ध भारतीय उपलब्धि थी। भारत में विज्ञान के पुनर्जागरण का श्रेय अगर रमन को दिया जाए तो अतिउक्ति न होगी। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट एक गांव थिरुवनई में हुआ। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक स्थानीय स्कूल में गणित और भौतिक शास्त्र के अध्यापक थे। वे अपने माता पिता की 8 संतानों में दूसरी संतान थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। 13 वर्ष की आयु में स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट पास कर रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने अपने प्राध्यापकों को इतना प्रभावित कर रखा था कि उन्हें कक्षा में न आने की पूरी छूट थी। शायद इनके प्राध्यापक यही समझते थे कि उनके पास इस बालक को पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। 15 वर्ष की आयु में BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। इसके बाद रमन ने MA में दाखिला लिया और 3 वर्ष बाद 1907 में यह परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उच्चतम स्थान प्राप्त कर पास की। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहते रमन ने पहली बार वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में रुचि दिखाई। कॉलेज की प्रयोगशाला में उपलब्ध वर्णाक्रम मापी यानी स्पेक्ट्रोमीटर पर प्रिज्म के कोण को मापते समय रमन ने कुछ नई विवर्तन पट्टियों का गहराई से अध्ययन किया और यही जांच उनके प्रथम अनुसंधान लेख का विषय बनी, जो इन्होंने फिलोसॉफिकल मैगजीन लंदन में प्रकाशित करवाया। रमन के प्राध्यापक यह चाहते थे कि रमन इंग्लैंड जाकर उच्च अध्ययन जारी रखे, परंतु मद्रास के सिविल सर्जन की सलाह पर शायद इन्हें इंग्लैंड की सर्दी भारी पड़े, रमन ने विदेश जा अध्ययन करने का विचार त्याग दिया। दुर्भाग्यवश देश में ऐसी कोई भी वैज्ञानिक संस्था न थी जो रमन की प्रतिभा का लाभ उठा पाती। रमन ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं गणना सेवाओं में बैठने का निश्चय किया और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर भारत सरकार के वित्त विभाग में असिस्टेंट अकाउंट जनरल के पद पर नियुक्त हो गए। इसी बीच उस समय के सब रीति रिवाजों को तोड़कर रमन ने अपना विवाह स्वयं तय किया और लोकसुंदरी के साथ प्रणय सूत्र में बंध गए। रमन की प्रथम नियुक्ति कलकत्ता में हुई और कलकत्ता में पहुंचना उनके जीवन का सबसे बड़ा संयोग रहा। कलकत्ता पहुंचने के पहले ही सप्ताह जब रमन ट्राम से अपने कार्य पर जा रहे थे तो उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी जिस पर लिखा था विज्ञान विकास का भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। यह संस्था बो बाजार स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है। वे उसी दिन घर लौटते समय इस संस्था पर जा पहुंचे
और संस्था के ट्रस्टी और सचिव डॉक्टर अमृतलाल सरकार से मिले और संस्था के कार्यकलापों और उद्देश्यों की जानकारी से संतुष्ट हो उन्हें अपनी अनुसंधान योजनाओं के बारे में बताया। डॉक्टर सरकार वास्तव में ऐसी प्रतिभा की खोज में थे जो इस संस्था के कार्य को आगे बढ़ा सके। सरकार ने रमन में एक उत्सुक जिज्ञासु की छवि देखी और संघ के दफ्तर और प्रयोगशालाओं की चाबियां रमन के हाथ थमा दी। रमन ने इस उदारता का पूरा लाभ उठाया। अगले 10 वर्षों तक, जब तक वे भारत सरकार के वित्त विभाग में अधिकारी रहे, कार्यालय की दिनचर्या के अतिरिक्त बचा उनका समय विज्ञान विकास के भारतीय संघ की प्रयोगशालाओं में ही बीतता। छुट्टी का पूरा दिन प्रातः 5:30 से 9:30 बजे तक और शाम 5:30 से 10 बजे तक प्रतिदिन उनका समय प्रयोगशालाओं को ही समर्पित रहता। ऐसी थी रमन की लगन। इस बीच जब उनका तबादला थोड़े समय के लिए नागपुर और रंगून में किया गया तो उन्होंने अपने निवास स्थान को ही प्रयोगशाला में बदल डाला। इन 10 वर्षों में रमन ने लगभग 25 अनुसंधान एक फिलोसॉफिकल मैगजीन, नेचर और फिजिकल रिव्यू जैसी प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। अगर हम रमन के वैज्ञानिक अनुसंधानों पर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि वे प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के अनन्य साधकों और मनीषियों में से एक है। उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा ली और उसका सौंदर्य उन्हें हमेशा आह्लादित करता रहा। उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों को उनके निजी अनुभवों और पैनी दृष्टि ने पूरी तरह प्रभावित किया। उनके अपने शब्दों में विज्ञान मनुष्य के बौद्धिक और सौंदर्य बोध का ऐसा संगम है जो प्राकृतिक चित्रण के लिए समर्पित है, इसलिए वह सृजन का उच्चतम प्रतिनिधि है। 1907 से 1917 तक रमन ने अपने अनुसंधानों का विषय भारतीय वाद्य यंत्रों की भौतिकी को समझने परखने में लगाया। इस अनुसंधान की प्रेरणा जहां एक ओर उन्हें उनके पिता, जो एक अच्छे वायलिन वादक थे, से मिली, तो दूसरी ओर इसके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी उन्होंने पाई प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज की पुस्तक सेंसेशन ऑफ टोन्स से। इस पुस्तक का जिक्र करते अपने एक व्याख्यान में रमन ने कहा था, इस पुस्तक ने मेरे बौद्धिक विचार को खूब प्रभावित किया। मैंने पहली बार यह जाना कि वैज्ञानिक अन्वेषण के वास्तव में क्या अर्थ है और इसे कैसे मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसी पुस्तक से मैंने कई किस्म की वैज्ञानिक समस्याएं एकत्र की, जिन्होंने आने वाले वर्षों में मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और मुझे व्यस्त रखा। यही कारण था कि रमन ने भारतीय वाद्य यंत्रों में रुचि ली और उनका बारीकी से वैज्ञानिक अध्ययन कर उनकी बनावट के ऐसे पहलुओं को उजागर किया जो शायद कोई सोच भी न पाता। उन्होंने हाथ से थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों, तबला और मृदंग को पश्चिमी संगीत के ड्रम की तुलना में उत्कृष्टता का वैज्ञानिक प्रमाण दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जहां पश्चिमी ड्रम संगीत विहीन शोर मात्र का जनक है, वहां तबला और मृदंग उसके बिल्कुल अलग शुद्ध संगीत को उत्पन्न करते हैं। तबला या मृदंग वादक कैसे उसकी झिल्ली के ऊपर आटे का लेप लगा उसमें ताल उत्पन्न करते हैं, इसकी जानकारी रमन की ही देन है। इसी कारण उस्ताद वादकों के हाथों यह थाप वाद्य यंत्र वैसे ही सुरीले स्वर उत्पन्न करते हैं जैसे तार वाले वाद्य यंत्र। भारतीय वीणा और तानपुरे की स्वर लहरियां मनुष्य के गले की स्वर लहरियों से इतनी क्यों मिलती है? इस प्रश्न ने रमन को वीणा की बनावट और रचना में संगीत ध्वनि शास्त्र के प्रतिष्ठित भौतिक नियमों को परखने का अवसर प्रदान किया। यह उनके संगीत बोध का ही एक उदाहरण भी है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वीणा और तानपुरे के संदर्भ में यंग और हेल्महोल्ट्ज के प्रतिष्ठित नियम, जिसके अनुसार किसी भी तार वाद्य यंत्र की तार को उसके निस्पंद बिंदु से नहीं खींचा जा सकता, का उल्लंघन क्यों होता है। यही कारण है कि वीणा के स्वर आदमी की आवाज से बेहद मिलते हैं, जो कि अन्य तार वाले वाद्य यंत्रों में संभव नहीं हो पाता। रमन ने यह पाया कि वीणा को यह विशेषता उस पर लगी लकड़ी की बनी फन्नी के विशेष टेढ़े आकार के कारण है। रमन ने अपने आप को मात्र भारतीय वाद्य यंत्रों तक ही सीमित नहीं रखा, परंतु पश्चिमी वाद्य यंत्रों का भी बारीकी से अध्ययन किया। इन अध्ययनों के फलस्वरूप
रमन की पहचान विश्व के संगीत एवं ध्वनि विज्ञान के विशेषज्ञों में की जाने लगी। उन्हें इस विषय पर भौतिक शास्त्र के प्रसिद्ध जर्मन विश्वकोश हानबुख der Physik में लेख लिखने का निमंत्रण दिया गया। यह लेख, जो इस विश्वकोश में संगीत वाद्य यंत्र और उनकी ध्वनियां नामक शीर्षक से छपा है, आज भी इस विषय में प्रामाणिक लेख माना जाता है। इन्हीं अनुसंधानों की मान्यता स्वरूप 1924 में रमन रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए। इसी बीच रमन ने भारतीय विज्ञान विकास संघ को न केवल पुनर्जीवन दिया, अपितु उसे वह गति भी प्रदान की जिससे विज्ञान जगत में उसे आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस संस्था ने इन 10 वर्षों में अनेक सूचना पत्र, वैज्ञानिक शोध की कार्यवाहियों के ग्रंथ और वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित करवाई, जो इस संस्था की निरंतर प्रगति की ओर संकेत करती थी। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज में भौतिक शास्त्र में पालित प्रोफेसर के पद पर आसीन किया। यह सर आशुतोष मुखर्जी की पारखी नजर का ही फल था कि रमन भारतीय विज्ञान के लाभ स्वरूप भारत सरकार की वित्त सेवा में लीन होने से बच गए। भौतिक शास्त्र में रमन की रुचि का अंदाज इस बातों से लगाया जा सकता है कि ये प्रोफेसर पद पर कम पारिश्रमिक मिलने के बावजूद सरकारी पद त्याग कर विश्वविद्यालय में आने के लिए बेहिचक तैयार हो गए। यह एक आसान निर्णय न था। अब रमन का पूरा समय बिना किसी बाधा के शोध कार्य में बीतने लगा। इसी बीच सन 1919 में विज्ञान विकास के भारतीय संघ के सचिव डॉक्टर अमृतलाल सरकार के आकस्मिक निधन से इस संस्था का पूरा भार भी रमन के कंधों पर आ पड़ा। अब उनके पास 2 प्रयोगशालाएं थी जिनमें वे बेरोक कार्य कर सकते थे। उन्होंने पहली बार अपने साथ शोध छात्र रखना शुरू किया। पालित प्रोफेसरशिप के अनुबंधानुसार प्रोफेसर रमन के लिए अध्यापन कार्य से पूरी छूट थी, ताकि वे अपना सारा समय शोध कार्य में लगा सके। फिर भी उन्होंने अध्यापन कार्य को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया और उनकी गिनती कलकत्ता विश्वविद्यालय के उच्च कोटि के अध्यापकों में की जाने लगी। 1920 के बाद रमन की रुचि भौतिक प्रकाशिकी यानी फिजिकल ऑप्टिक्स की ओर मुड़ी, जिसकी गहराइयों से वे जीवन पर्यंत जुटे रहे। 1921 में रमन आशुतोष मुखर्जी के आग्रह पर पहली बार विदेश यात्रा पर कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय कांग्रेस में शामिल होने एक प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उन्हें मध्य सागर के नीले रंग ने अपनी ओर आकर्षित किया। समुद्री जहाज पर ही साधारण उपकरणों की सहायता से उन्हें यह जानने में देर न लगी कि लॉर्ड रैले का यह अनुमान कि समुद्र का नीला रंग आसमानी नीले रंग का प्रतिबिंब मात्र ही है, गलत है। कलकत्ता वापस पहुंचने पर वे पूरी तरह से इस खोज में लग गए कि सागर का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पहुंच तुरंत ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग किए जिनसे लगभग 1 महीने के भीतर वे इस निष्कर्ष पर आ पहुंचे कि सागर का नीला रंग पानी के अणुओं तथा मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का फल है। यही प्रयोग उनके प्रतिष्ठित शोध पत्र द मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन वाटर एंड द कलर ऑफ द सी का विषय बन गया, जो रॉयल सोसाइटी लंदन की शोध पत्रिका में छपा। सन 1922 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनके मौलिक ग्रंथ मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का आणविक विवर्तन को छापा और जिसके लिए उन्हें DSc की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस ग्रंथ में उन्होंने वे सब सूत्र रेखांकित किए थे जिसके फलस्वरूप अगले 6 वर्षों तक उनके और उनके छात्रों के द्वारा वह कार्य चलता रहा, जो अपने चरम बिंदु पर पहुंच रमन ने 28 फरवरी 1928 को उस प्रभाव के रूप में देखा और चित्रित किया जिसे आज हम रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव क्या है, यह जानने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाश की प्रकृति दोगली है, ये भी हम जानें।
प्रकाश कभी तो एक तरंग यानी वेव या कभी एक ऊर्जा के कण फोटॉन के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश या प्रकृतियां एक दूसरे के ही पूरक है। रमन ने अपने ग्रंथ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यह संभावना व्यक्त की थी कि प्रकाश अपने कण फोटॉन के रूप में जब किसी तरल गैसीय या ठोस पारदर्शक के अणुओं से टकराएगा तो अवश्य ऐसा प्रभाव नजर आना चाहिए जो प्रकाश के कण रूप को प्रतिपादित करे। इससे पहले रमन क्ष किरणों यानी एक्सरेज के कण जो आम प्रकाश से अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश कण है को परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराने पर होने वाले सर्वविदित प्रभाव कॉम्पटन इफेक्ट को मन में संजोए थे। वे कॉम्पटन इफेक्ट की ही भांति आम प्रकाश के कणों फोटॉन्स के पदार्थ के अणुओं के साथ टकराने पर जो प्रभाव पड़ता है उनको जानने के इच्छुक थे। जिस प्रकार एक्सरेज का परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराने पर तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ बदलती है, रमन यह मानकर चल रहे थे कि वैसा ही बदलाव आम प्रकाश के पदार्थ के अणुओं के साथ प्रकीर्णन के बाद नजर आना चाहिए। रमन के अनुमान अनुसार प्रयोगों के निष्कर्ष लगभग ऐसे ही थे, परंतु रमन इफेक्ट मात्र कॉम्पटन इफेक्ट ही नहीं था, परंतु उससे कहीं अधिक भिन्न था। रमन ने 28 फरवरी 1928 को जो प्रभाव अंकित किया उसमें उन्होंने पारक आर्क दीप यानी मर्क्यूरी वेपर लैम्प से आ रहे एक वर्णी यानी मोनोक्रोमैटिक प्रकाश का प्रकीर्णन एक पारदर्शक कार्बनिक तरल पदार्थ से करवा अवशोषित वर्णक्रम यानी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक अतिशक्तिशाली वर्णक्रममापी यानी स्पेक्ट्रोस्कोप से निरीक्षित किया। प्रकीर्णित प्रकाश यानी स्कैटर्ड लाइट आपति प्रकाश यानी इंसिडेंट लाइट रंग को तो दर्शा ही रहा था, पर साथ ही प्रकाश रंग की बदली हुई तरंग दैर्घ्यों की ओर इंगित करती रेखाएं भी दर्शा रहा था। रमन की अभ्यस्त आंखों ने जब इन बिल्कुल हल्की रेखाओं को देखा तो वे निश्चिंत हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि वे जो सोच रहे हैं वह ठीक है। अगले दिन 19 फरवरी 1928 को इस प्रभाव की खबर उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस में भिजवाई और साथ ही नेचर के संपादक को तार द्वारा इस खोज की सूचना भी दी। और फिर तो विश्व भर में प्रयोगशालाओं में इनके प्रयोग को दोहरा पुष्टि की गई और आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक और रसायन शास्त्र का एक विस्तृत विषय है। रमन प्रभाव ने वैज्ञानिकों के हाथों ऐसी आसान तकनीक उपलब्ध करवा दी जो अणुओं और परमाणुओं के भीतर क्या धरता है कि जानकारी देने में सक्षम थी। रमन इफेक्ट की खास बात यह थी कि इंसिडेंट फोटॉन के वेवलेंथ में बदलाव उसके अपने वेवलेंथ पर निर्भर न कर इस पर निर्भर करता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन कौन से अणु करवा रहे हैं। वास्तव में इस क्रिया में पदार्थ के अणु और प्रकाश के कण में ऊर्जा यानी एनर्जी का विनिमय होता है। ऊर्जा का यह विनिमय अणु की दोलित यानी वाइब्रेशनल अवस्था पर निर्भर करता है। प्रकाश के कण अणु के साथ टकराने से ऊर्जा या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। प्रकाश की बढ़ी और घटी हुई ऊर्जा वाली रेखाएं इंसिडेंट लाइट रेखा के दोनों ओर एक ही दूरी पर नजर आती है। इन्हें क्रमशः स्टोक्स एवं एंटी स्टोक्स रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी एक वर्णी प्रकाश के लिए समान रहती है। इस खोज ने हमारी अणुओं की अंदरूनी बनावट के बारे में जानकारी को बढ़ाया है और ऐसे उद्योगों में जिसमें रंगीन फोटोग्राफी, प्लास्टिक्स और कृत्रिम रबर भी शामिल है के विकास में भारी मदद की है। रमन प्रभाव की व्यापकता की पहचान स्वरूप उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने नोबेल व्याख्यान में इस प्रभाव की महत्ता को व्यक्त करते रमन ने कहा था, प्रकाश के प्रकीर्णन के इस अध्ययन से भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की उलझी हुई गुत्थियों तक पहुंचा जा सकता है। प्रभाव की व्यापकता, प्रयोग का आसान तरीका, वर्णक्रम की सादगी इस प्रभाव को भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है।
आज से 60 वर्ष पूर्व की गई यह भविष्यवाणी आज भी उतनी ही सत्य है। रमन प्रकीर्णन से प्राप्त प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस कमी को पाराकार्दीप के स्थान पर लेजर प्रकाश के 1960 के आविष्कार के बाद बिल्कुल दूर किया जा सकता है। लेजर स्रोत के उपयोग से स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता बढ़ जाती है। लेजर प्रकाश स्रोत के तीव्र और शक्तिशाली एकवर्णी प्रकाश पुंज को बहुत कम क्षेत्र में केंद्रित कर सकते हैं। अतः लेजर अन्य प्रकाश स्रोतों से बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम उस अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं जब पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है। आज के संदर्भ में लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रकाश संवेदी यानी फोटोसेंसिटिव यौगिकों, संक्रमण धातु सम्मिश्रों यानी ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, एकल क्रिस्टल आदि की संरचना के अध्ययन को बहुत सरल बना रहा है। रमन लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी आज की सबसे उपयोगी विधि है जिसने रमन प्रकीर्णन को आगे बढ़ाया ही नहीं अपितु लेजरों की अपनी संरचना को समझने और नए लेजरों के आविष्कार में भी मदद की है। 1933 में रमन को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के निर्देशक पद के लिए आमंत्रित किया गया। वे इस संस्थान के पहले भारतीय निर्देशक थे, परंतु मात्र 4 वर्ष में ही उन्होंने इस पद से कुछ मतभेदों के कारण त्याग पत्र दे दिया और अपने आप को संस्थान के भौतिक विभाग के अध्यक्ष पद तक ही सीमित रखा। इस पद से वे सन 1948 में सेवानिवृत्त हुए। अपने भारतीय विज्ञान के प्रवास के दौरान उन्होंने उच्च स्तर गुणवत्ता का शोध कार्य किया और नए अछूते क्षेत्रों में शोध कार्य की शुरुआत की और संस्थान में दूरदर्शी योजनाओं से उनके कार्यकलापों को पुष्ट किया। यहाँ रहते उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी यानी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की नींव डाली और उसकी प्रोसीडिंग्स के 1969 तक संपादक रहे। 1948 में रिटायर होने के बाद वे रुके नहीं अपितु निजी तौर पर बैंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से एक नई संस्था की उन्होंने नींव रखी। इस इंस्टीट्यूट के लिए रमन ने किसी भी सरकारी अनुदान की सहायता न ली और इसे अपनी ही निजी साधनों से चलाया। यह रमन ने कृत्रिम हीरों का अध्ययन का कार्य हाथ में लिया और एक्सरेज के बारे में नई जानकारी उपलब्ध करवाई। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन में उन्होंने बहुमूल्य रत्नों, हीरो और रंगीन खनिज पदार्थों का एक संग्रह इकट्ठा किया जो उनके वैज्ञानिक उद्यम और उनके जिज्ञासु मन का प्रतीक है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें राष्ट्र के उच्चतम अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1930 में सर की उपाधि प्रदान की। 31 नवंबर 1970 को उनका निधन 82 वर्ष की आयु में हुआ। 28 फरवरी वह तारीख है जब रमन ने रमन प्रभाव को पहली बार देखा। इसीलिए पूरा भारत 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन जहां हमें इस महान वैज्ञानिक की याद दिलाता है, वहां राष्ट्र की विज्ञान और वैज्ञानिक समुदाय से अपेक्षाओं का प्रतीक भी है। रमन के निधन पर भारत के राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने अपनी श्रद्धांजलि देते कहा था, रमन एक महान अध्यापक थे। उनका ज्ञान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र तक सीमित न था। आज के विशेषज्ञों के युग में उनके ज्ञान की पहुंच विलक्षण थी। उनमें उच्चतम बौद्धिक ईमानदारी और जीत लेने वाली गर्मजोशी भी थी। वे हमारे सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो कई वर्षों तक हमारे वैज्ञानिक विकास के मार्गदर्शक बने रहे। अभी आपने सुना एक लेख जिसका शीर्षक था रमन एक विलक्षण वैज्ञानिक। इसका लेखन किया है प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार अहलूवालिया ने।
जो भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक है और IAPT के अध्यक्ष है। इसका अभिवाचन एवं प्रस्तुति की है डॉक्टर दीप्ति सिधई ने, जो भौतिक शास्त्र पढ़ाती हैं और अपनी YouTube चैनल डी क्रिएशंस रिसोर्सेस तथा लेखन के द्वारा विज्ञान प्रसार खास करके भौतिक शास्त्र का प्रसार करती है।